नमस्कार, मैं हूं नीरज पारिक आप सभी के साथ। आज बात होगी कोलंबिया की। जब मैं कोलंबिया की बात कर रहा हूं तो कोलंबिया वेनेजुएला का पड़ोसी देश है। कोलंबिया ब्राजील का भी पड़ोसी देश है। कोलंबिया क्यूबा का भी पड़ोसी देश है और कोलंबिया मैक्सिको का पड़ोसी देश है। साथियों, ये जो देशों के नाम मैंने लिए हैं इंक्लूडिंग कोलंबिया, ये सारे वो देश हैं जो आज की तारीख में अमेरिका को तकलीफ दे रहे हैं, उसकी आंख में किरकरी जो है वो बन चुके हैं। पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये निकोलस मादुरो की है। निकोलस मादुरो जो कि पूर्व राष्ट्रपति ने कहा जाएगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से अगवा किया गया और अगवा करके दुनिया को संदेश ये दिया गया कि अमेरिका इस दुनिया का सरपंच है और वो निर्णय कुछ भी ले सकता है। दुनिया में इसकी बड़ी भारी आलोचना हुई। विशेष रूप में रूस और चीन जो है इसके विरोध में आके खड़े हुए और कुछ ऐसे देश भी थे जिनसे उम्मीद अमेरिका को नहीं थी, जिसके अंदर स्पेन है, जिसके अंदर जर्मनी है। उन देशों ने भी कड़ी यहां पे आलोचना की। इसका केस जो है वो वहां के कोर्ट में चल ही रहा है। उसी के बीच में एक नई सुगबुगाहट ये आई कि भाई अब अमेरिका करने क्या वाला है। अमेरिका ने अपने अगले ही बयानों के अंदर ग्रीनलैंड को हाईलाइट किया, ग्रीनलैंड के बारे में बात कही कि भाई ग्रीनलैंड हमारी सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है और डेनमार्क को यह चाहिए कि ग्रीनलैंड को हमारे हवाले कर दे। इसी बात के विरोध में वहां की प्रधानमंत्री ने बड़े कड़वे कड़क स्टेटमेंट दिए और कहा कि यहां पे नजर आपकी नहीं रहे तो ज्यादा बेहतर है। इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो आई बटन में आप यहां देख सकते हैं। आपको वीडियो के एंड में जाइएगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसी क्रम में जब एनालिसिस और चल रहा था तो हमने कल जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया उसी में एक बात कही थी कि अगला चरण अमेरिका का क्या होगा। साथियों, अगले चरण के ऊपर हमने कहा था कि यह कोलंबिया हो सकता है। अब आप इस कोलंबिया की लोकेशन को यदि आप देखेंगे तो कोलंबिया इस तरफ, एक तरफ वेनेजुएला है जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ में जो हुआ है वो आपको पता है। ब्राजील के लूला डिसिल्वा के साथ में तनाव इनका चल ही रहा था और कोलंबिया के राष्ट्रपति से भी अब इनकी भिड़ंत जो है वो हो चुकी है। तो जियोपॉलिटिक्स में एक क्या नया ड्रामा क्रिएट हो रहा है उसको आप देखिए और समझिए। साथियों, पेट्रोलियम का भूखा देश अमेरिका को सीधा सीधा ऑब्जेक्ट वेनेजुएला के पीछे यही है कि वहां के पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं, जो वहां के भंडार हैं, उनके ऊपर वो एक सांप की जैसा बैठ जाए, जैसे खजाने पे सांप बैठा करता है। उसको लालच है कि वो अगर मेरे हाथ में होगा तो मेरी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग रहेगी, पेट्रोलियम का ट्रेड डॉलर में होगा। ये वही इतिहास है जो 2000 के दशक में 2000, 2002, 2003 के बीच इराक के साथ हुआ, 8-9 के दौर में आके गद्दाफी के साथ में हुआ। तो वही पाप जो है वो अमेरिका ने किया है वेनेजुएला के साथ में। अब यहां से तो ये बात हो गई, लेकिन अब कोलंबिया की तरफ टेढ़ी दृष्टि जो है वो इसने क्यों की है, उसके पीछे के कारण क्या है। साथियों, जब ये सवाल जवाब हुए थे कि यार आपने वेनेजुएला के साथ में ऐसा किया है, आखिर में आप चाहते क्या हो, ऐसा आपने क्यों किया, आपको कौन सा राइट है, तो उस बात को क्लियरिफिकेशन देने के लिए मार्को रूबियो आए थे। मार्को रूबियो कौन है? मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के। आप एक तरह से इनको कैबिनेट मिनिस्टर वहां का मान सकते हैं। इन्होंने बड़े खुले और ब्लंट वे में बहुत चीजें कही और जो एक विशेष बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि हम जो हैं वो सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। जो पश्चिमी गोलार्ध है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसके हम सिकंदर हैं, हम राजा हैं, हम चाहें वो कर सकते हैं। आप इस लाइन को देखिएगा, लिखा है दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ये पश्चिमी गोलार्ध है। दिस इज वेयर वी लिव, जहां पे हम रहते हैं। ठीक है। वॉज दैट आंसर ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो व्हेन आस्क्ड व्हाट वाज द नीड टू टेक ओवर वेनेजुएलन ऑयल इंडस्ट्री, कि भाई तुमने उस ऑयल इंडस्ट्री को अपने हक में क्यों लिया। तो इन्होंने कहा था कि हम यहां पे चाइना, रशिया और ईरान जैसे देशों को एंट्री नहीं देना चाहते। अब चाइना, ईरान और ये जो रशिया की बात आ रही है, तो ध्यान से गौर दीजिएगा, पीछे की तरफ, पर्दे के पीछे ना, यहां पे विचारधारा का युद्ध चल रहा है। ये वही, आप कोल्ड वॉर वाले सीन में चले जाइए। ये साम्यवाद बनाम पूंजीवाद है, ये समाजवाद बनाम पूंजीवाद है। कैसे ये सिद्ध हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। जब ये बात यहां कही गई तो इस नक्शे को देखने के लिए हम थोड़े मजबूर होते हैं, क्योंकि इस जगह पे ये जो ब्राजील, इस जगह पे कोलंबिया, यहां पे वेनेजुएला और यहां पर जो क्यूबा है, ये सारे वो देश हैं जो अमेरिका की विचारधारा से मेल नहीं खाते। लूला डिसिल्वा जो कि राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, समाजवादी विचारधारा से आते हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला की जो लीडरशिप है वो एक तरह से
डिक्टेटर लीडरशिप हम उसे कह सकते हैं, तो वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों से मैच नहीं खाती। लेकिन कोलंबिया के अंदर तो 2022 में चुनाव हुए थे, वहां तो राष्ट्रपति निर्वाचित हैं, उनके तो रिलेशन अमेरिका से ठीक ही थे। तो यहां पर आंकड़ा क्यों खराब हुआ? क्यूबा का इतिहास तो खैर बच्चा बच्चा जो जियोपॉलिटिक्स को समझता है वो जानता है कि क्यूबा का तो क्या ही रोल यहां पे रहा था। लेकिन साहब, अब यहां पे फाइट कहां से शुरू होती है उसे देखिए। डिबेट ये शुरू हो गई कि अब जो है वो ट्रंप वर्सेस कोलंबिया हो रहा है। ट्रंप वर्सेस कोलंबिया? अरे भाई, हमने तो ये सुना था कि कोलंबिया का इतिहास अमेरिका के नजदीकियों का इतिहास है। कोलंबिया की हिस्ट्री में तो अमेरिका की दोस्ती की जो गंध आती है। दुनिया अमेरिका और रशिया के संबंधों को जब देखती है तो कोल्ड वॉर से तुलना की जाती है। तो जब कोल्ड वॉर में जाके आप देखते हैं 1945 से 90 तक का पूरा दौर, वहां पर कोलंबिया वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो फिर अचानक से ये 180 डिग्री का मूव कैसे हुआ, ये वर्सेस कैसे आ गया? सबके दिमाग में बात यहां से शुरू होती है, स्ट्राइक यह होता है, तो क्या वेनेजुएला की जैसे कोलंबिया में भी भरपूर पेट्रोलियम है? क्या कोई उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? अब बात समझिए, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के मैटर में अगर कोलंबिया को आप देखेंगे तो वो बहुत हाई ग्रेड का पेट्रोलियम प्रोडक्शन वहां नहीं करता है, यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। पेट्रोलियम का वो एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका को भी करता है, वो यूरोप को भी करता है, कुछ एशियन कंट्रीज को भी करता है, लेकिन इतना पेट्रोलियम नहीं है कि उसके लिए मारकाट मचा दी जाए और पूरे एरिया के अंदर ही एंट्री कर दें और कहें जी यहां तो हम अब कब्जा कर लेंगे, जैसा वेनेजुएला में किया। तो फिर भला क्या है? अब आप देखिए कि यहां इतनी बुरी स्थिति विकसित हो गई, खबर क्या आती है, कोलंबियन प्रेसिडेंट बोल्ड चैलेंज टू डोनाल्ड ट्रंप, वर्बल स्पैट एस्केलेट, यानी बोलचाल में, यानी वाणी के वाक युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया ने चैलेंज दिया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को। क्या कहा है उस लाइन को देखिए तो गहराई का एहसास हो जाएगा। लिखा है, खबर है 6 जनवरी 2026 2:55 की। कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो issued a bold challenge to US President Donald Trump on Monday, saying, क्या कहा? Come get me, I am waiting for you here. भाई आओ मुझे पकड़ लो, आओ मुझे गिरफ्तार करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मतलब जो तुमने वेनेजुएला में किया, और अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारे में दम है, तो आओ ना एक बार कोलंबिया, मुझे गिरफ्तार करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब यहां पे ये सारी चीजें जब इन्होंने ली तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम यहां से डरने वाले तुमसे नहीं है, और ये स्टेटमेंट आया, इसके पीछे भड़क गए कौन? ट्रंप साहब। अब ये चीजें जाएंगी कहां? जब मैं कह रहा हूं कि दोनों देशों के बीच का इतिहास दोस्ती का बढ़िया रहा है, अब आप देखो कि कोलंबिया की जो एम्बेसी है यूएस में, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट, एक इमेज मुझे मिली, हिस्ट्री ऑफ ए स्पेशल रिलेशनशिप कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट्स 200 ईयर्स, यानी ये 200 सालों के आपसी संबंधों का जश्न ये लोग मना रहे हैं। भाई 200 सालों की तुम कह रहे हो हिस्ट्री ऑफ ए स्पेशल रिलेशनशिप, और उसके बाद में तुम वर्सेस हो गए, अचानक से हो गए। ये सारी कहानी का पलटाव 2022 के इलेक्शन से आपको समझ में आएगा। और जो कुछ देर पहले मैंने कहा कि ये वैचारिक युद्ध है, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, वो भी प्रूव हो जाएगा। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के क्या क्या स्टेटमेंट हैं जो उन्होंने, मतलब एक तरह से जो शोभनीय भी नहीं है, वो सारी बातें उन्होंने यहां कही हैं। वो कहते हैं कि जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं वो एक बहुत ही सिक मैन है, यानी अच्छे आदमी नहीं है। कोलंबिया में कोकीन उत्पादन से अमेरिका को नशा मिल रहा है। जब ये बात पढ़ने में आती है तो हंसी आती है साहब। ये कहते हैं कि अमेरिका के लोगों को जो नशा प्राप्त हो रहा है, जो ड्रग्स वहां पे आ रहे हैं, उसके पीछे कोलंबिया का नेक्सस जो है वो काम कर रहा है। कोकीन ये यहां पहुंचाते हैं, इससे अमेरिका बर्बाद हो रहा है। बात एक चीज की समझनी पड़ेगी कि जिस समय आपको इराक को बर्बाद करना था तो आपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कह दी, यानी कि बड़े परमाणु युद्ध, बड़े खतरनाक हथियार ये बना रहे हैं, सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी। जब आपको लीबिया से आपकी बात नहीं बनी तो लीबिया को भी आपने कुछ तानाशाही और मानवाधिकारों के मुद्दों पे फंसा दिया। सीरिया से बात नहीं बनी तो केमिकल वेपन के नाम पे आप अटक गए। ईरान से जब आप नहीं निपट पाए तो आपने ईरान को यह कह दिया कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब यहां पे साहब आप ह्यूमन राइट के नाम पे वेनेजुएला में घुसे हो, और अब इस ड्रग्स नेक्सस को लेकर के आप कोलंबिया को भी तोड़ने की फिराक में हो। अब यहां पे दूसरी बात,
और फिर ट्रंप कहते हैं कि कोलंबिया पर सैन्य कार्रवाई करना अच्छा लगता है, मतलब एक हंसी मजाक गुड्डे गुड्डी का खेल है, ट्रंप उसे बहुत सरल और आसान मान रहे हैं। अब साहब यहां पे जो गुस्तावो पेट्रो हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं कोलंबिया के, 2022 में निर्वाचित हुए, इन्होंने बड़े कड़क शब्दों में बहुत सारी बातें और कही। इन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम यदि ये सोचते हो कि तुम बहुत सरलता से हमें जीत लोगे तो जीत ना पाओगे, क्योंकि हम गुरिल्ला रहे हैं। अब इस गुरिल्ला शब्द को गौर फरमाइएगा, ये है क्या? ये जो इमेज है ये आपको कुछ कुछ हिंदुस्तान के माओइस्ट नक्सली जो होते हैं उनके तस्वीरें आपने देखी होंगी, उससे कुछ कुछ मैच हो रही हैं। मेरे साथियों, दोनों में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यदि हिंदुस्तान के माओवादी नक्सलियों की तुलना इन गुरिल्लाओं से की जाए तो दूर के रिश्तेदारों के अंदर हम मान सकते हैं कि हाँ, ये वही लोग हैं। मतलब कि माओवादी विचार का एक परिष्कृत या परिवर्धित रूप जब लागू हुआ कोलंबिया में, वहां पे ये विचारधारा आई कि भैया जनता का शासन होना चाहिए, सत्ता के खिलाफ बातें हुई, तो वहां पर इस प्रकार के ग्रुप्स बहुत एक्टिव हुए। इसके खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़े यहां पे काम किए थे। और जो वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं ना मेरे दोस्तों, गुस्तावो पेट्रो, वो एक पूर्व गुरिल्ला रह चुके हैं। मतलब वो माओइस्ट विचारधारा या सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से आते हैं, समाजवादी विचारधारा से आते हैं, और ये कोलंबिया के पहले लेफ्टिस्ट राष्ट्रपति हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि अचानक से सब कुछ पलट गया। अमेरिका की जो जमी जमाई बिसात वहां पे थी, विशेष रूप से 1980 के दशक से जो उसने वहां पे पैसा लगाया था भयंकर, वो सारा मिट्टी में मिल गया। कैसे हुआ, अभी आपको सब समझ में यहां आ जाएगा। अब दोस्तों, पेट्रो जो है, यानी गुस्तावो पेट्रो जो राष्ट्रपति हैं कोलंबिया के, वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि वह सशस्त्र संघर्ष में लौट सकते हैं अगर अमेरिका हमला करता है, क्योंकि उन्होंने पहले गुरिल्ला के रूप में भी लड़ाई लड़ी है। मतलब ये बोलना ये जा रहा है कि भैया हम कोई लड़ाई में नए नहीं हैं, आप छेड़ोगे हम छिड़ जाएंगे। बात समझिए। दूसरी बात, अगली बात इन्होंने कही कि ठीक है, संवाद और सहयोग के सिद्धांत पे हम रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन किसी भी जबरदस्ती या धमकी को अस्वीकार किया है, हम तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे। मतलब यह है कि सीधा ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि हिम्मत है तो आओ, लड़ो, खुद को जीत के दिखाओ, वरना ज्यादा बोलना छोड़ दो। अब साहब आप ये तस्वीर जो है, ये आप उस जो मैंने पहली लाइन कही थी, ये वैचारिक युद्ध है, वो उसको प्रूव करेगी। निकोलस मादुरो, लूला ड सिल्वा और हमारे कोलंबिया के राष्ट्रपति महोदय, ये तीनों ही विचारकों को जब आप देखेंगे तो ये तीनों ही समाजवादी विचारक हैं। तीनों ही विचारक नहीं कहूंगा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले लीडर हैं, जो कि अमेरिका की उस लिबरल या जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, उससे कुछ ये दूरी बना के चलते हैं। तो यहां पे हमने पहले भी बात की थी, वेनेजुएला, ये आपके कोलंबिया, ब्राजील, क्यूबा, तो कुल मिलाकर के ये वो, मतलब अमेरिका के बैकयार्ड में, उसके नजदीक में अमेरिका को फील होता है कि सारे मेरे बैकयार्ड हैं, और यहां पे ये वही लोग सरवाइव करने चाहिए जो माई वे और हाईवे में बिलीव करें, जैसा अमेरिका कहे वो काम कर दें। कुछ समय पहले लूला ड सिल्वा ने कैसे नाको चने चबाया और ट्रंप के लिए ग्रिंगो वर्ड यूज किया था, हमने इसको बहुत हाईलाइट किया, इस ग्रिंगो वर्ड को, तो ग्रिंगो को हाईलाइट कर दिया। इन्होंने बैक टू बैक चैलेंजेस दिए। अब साहब क्या होता है, दुनिया ना दो चीजों झुकती है और चलती है। आज अमेरिका की अगर औकात है तो नॉर्थ कोरिया में एंट्री ले और किम जोंग उनको उठाए। सर, उसके पास में न्यूक्लियर वेपन का खतरा अमेरिका को बरकरार है, इसलिए जो बाहुबल होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। अब कहेंगे साहब कि ब्राजील के पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो ऐसा उसने क्यों नहीं किया? ब्राजील एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, और उसका अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है वो अमेरिका पे भी पड़ता है। तो या तो आप अर्थशक्ति इतनी मजबूत बनिए कि दुनिया आपको सलाम करे, या ताकत में इतने प्रबल हो जाइए कि आपसे कोई भिड़ने की हिम्मत ना करे। तो जियो पॉलिटिक्स में जब मॉर्गन था याद आता है, वो यथार्थवादी विचारक, तो स्पष्ट हो जाती है चीजें कि दुनिया शक्ति से चलती है, फिर वो चाहे इकोनॉमिक पावर है तो चाहे मिलिट्री पावर है। आप बात से सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा। अब साहब यहां पे जो मुस्कुराता चेहरा देख रहे हैं वो ये है कि ये पीछे आए तीनों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाके जिस जड़ से जुड़ते हैं, जहां पे वो जड़ें अपना खाद लेती हैं, जहां पे वो अपना पोषण पाती हैं, वो रशिया है, वो पुतिन है। अब अमेरिका के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि उनके पड़ोस में ही कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएं
जो लाल झंडा लेके खड़े हों और कहें कि जाओ हम तुम्हारे इस लिबरल आइडियोलॉजी को नहीं मानते, जाओ हम इस प्राइवेटाइजेशन को नहीं मानते, हम नेशनलाइजेशन में बिलीव करते हैं, हम रिसोर्सेज को लूटने नहीं देंगे, हम क्लाइमेट को बचा के चलेंगे, हम जंगल और जमीन को बचा के चलेंगे। अमेरिका के उस कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट को कहां ये सब सूट होगा। तो कुल मिलाकर के तकलीफ जो है ना वो यहां से शुरू हुई है। अब साहब आप कोलंबिया और अमेरिका के ऐतिहासिक संबंधों को देख लीजिए, जिससे सारी ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिस सेकंड पे कोलंबिया और अमेरिका की जो कूटनीतिक संबंध है वो 1822 से शुरू होते हैं। इसीलिए तो 2022 में आकर के 200 साल के लिए उन्होंने लिखा था, 1822 से 1922 फिर 2022, तो 200 सालों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेंडशिप थी। बट इन्हें क्या पता था कि 201वें साल में आकर के जो फिरकी है वो कहीं और से घूमेगी। तो यहां पे मामला ठीक था, मतलब व्यापार और कूटनीति तक सीमित थे। लेकिन साहब 1903 के अंदर जो है ये मामला अमेरिका ने अपनी वास्तविक औकात दिखाई। बात पे गौर फरमाइएगा, पनामा जो है आपने नाम सुना होगा। पनामा जब नाम दिमाग में आया है तो पनामा कैनाल या पनामा नहर आपको याद आई होगी। पनामा जो कैनाल है वो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दुनिया के व्यापार का ये बहुत बड़ा केंद्र है। एक तरफ आप जब हमारे इधर करीब में आएंगे तो सुएज कैनाल और उस हिस्से में जाएंगे तो पनामा कैनाल, ये दो बड़ी नहरें हैं। तो कैनाल जो बनाई गई, ये पनामा क्या था, बवाल क्यों हुआ। पनामा कोलंबिया का एक राज्य हुआ करता था जिसके टुकड़े करके अलग से देश के रूप में मान्यता दे दी। वो देश अमेरिका था और कोलंबिया ने उसको राष्ट्रीय विश्वासघात माना था। 1903 की ये बात है, यानी 1822 से शुरू हुए सिलसिले में पहला धोखा जो इस यार ने दिया वो 1903 में दिया। आप इस नक्शे पे गौर फरमाएं, आपको सब चीजें क्लियर होंगी। यहां पे मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, गौर करके देखिए सर। ये कोलंबिया है, कोलंबिया का ये जो प्रांत आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो सैफरन कलर में है, ये पनामा प्रांत हुआ करता था। इस पनामा प्रांत को अलग करवा के यहां से नहर निकाल दी गई और वो नहर जो निकली वो आज व्यापार का बड़ा केंद्र है। इस प्रकार इस लाभ को लेने के लिए बहुत कुत्सित प्रयास, बहुत ही घटिया हरकत अमेरिका ने की और एक देश के ही टुकड़े इन्होंने करवा दिए। उम्मीद है ये पॉइंट यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब साहब कोल्ड वॉर का जब दौर आया, मैंने आपको बताया ही है कि वेनेजुएला जो, तो माफ कीजिएगा, कोलंबिया जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ में जुड़ा रहा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की दोस्ती साठगांठ यहां पे बढ़िया बन गई। उसके बाद में सबसे करीबी सहयोग इनका 2000 से 2018 के बीच में, एक स्लाइड बीच में और है, हाँ, ड्रग वॉर का युग, सबसे गहरा जुड़ाव। दोस्तों क्या था कि जो 1980 से लेकर 2000 तक का दौर है, वहां पे सरकारें जो आ रही थी वो अमेरिका की प्रो अमेरिका सरकार थी। मतलब वहां पे जो विचारधारा जिस सरकार की थी वो अमेरिका की सकारात्मक थी। तो अमेरिका ने वहां पे एंट्री ली और कहा कि भैया यहां जो ड्रग नेक्सस काम कर रहा है उसको हम खत्म करेंगे। कोलंबिया की सरकार ने कहा जी आओ मालिक, जैसा आपको ठीक लगे करो। करना क्या होगा, बोले देखो हमारा CIA यहां पे है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगेगी, हम यहां पे कुछ हमारे जो नार्कोटिक्स ऑफिसर्स है उनको भी भेजेंगे, ठीक है जी, और बहुत सारा पैसा भी देंगे जिससे तुम इस समस्या को खत्म कर सको। तो उस पैसे से, उस व्यवस्थाओं से दोनों देशों के संबंधों में जुड़ाव जो है वो काफी गहरा बन गया था। अब इसके अंदर माहौल इस हद तक ये पहुंच गए थे कि अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी कोलंबिया को कहा जाता था और इजराइल ऑफ द लैटिन अमेरिका। मेरे दोस्तों समझो कितनी गहरी बात है। इजराइल की और अमेरिका की दोस्ती को किस रूप में दुनिया देखती है, तो लैटिन अमेरिका का इजराइल किसे कहा जाता था, वो कोलंबिया को कहा जाता था। इस लेवल तक इस दोनों देशों की आपसी संबंध ठीक हुआ करते थे। नेटो ग्लोबल पार्टनर का दर्जा 2018 में दिया ही था और कोलंबिया ने लगभग हर अमेरिकी नीति का समर्थन किया था, उसको करना ही था। लेकिन सर यहां पे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि जिस समय पे आपके गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति बनते हैं तो ग्रिंगो को गुस्सा आ गया। ग्रिंगो को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कोलंबिया के पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट, वामपंथी विचार, इनसे एकदम उल्टा, पूर्व गुरिल्ला थे, एक तरह से समझ लीजिए कि नक्सली टाइप का आदमी था। वो कहां अमेरिका की बात को एक्सेप्ट करेगा, और अमेरिकी निर्भर नीति से दूरी बनाई और यूएस सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी का विरोध किया। अब इन सब चीजों को अपने पड़ोस में होता देख करके
कैसे सर ये शांत रह पाते? तो यहां लड़ाई पेट्रोल की नहीं है, यहां लड़ाई विचारधारा की है, यहां लड़ाई अपने बैकयार्ड को अपने अकॉर्डिंग बनाने की है, और जिस वेस्टर्न हेमिस्फीयर को खुद को मालिकाना हक इन्होंने घोषित किया है उसको सेटल डाउन करने की है। तो यहां पर तो गुस्तावो पेट्रो का जो निर्णायक मोड़ आया इनकी विचारधारा से, अब ये किस दिशा के अंदर चीजों को लेके जाएगा? हो सकता है अमेरिका कोई बड़ा एक्शन ले ले। यदि एक्शन ले लिया जाता है तो दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ेगा और दुनिया के अंदर यह मैसेज क्लियर कट चला जाएगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। वैसे तो यह प्रूव हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स प्रूव हो चुका है, हमने वीडियो भी बनाया है, हर बार सजेस्ट करते हैं 20 देशों के साथ में जो धोखा अमेरिका ने किया वो यहां दिया है। आपके क्या विचार हैं, किस दिशा में ये पॉलिटिक्स जाएगी और क्या यहां पे कुछ एक नया रंग देखने को मिल सकता है? क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो के साथ में अंत यहां तक भी ले जाया जा सकता है कि उनको आजीवन कारावास या उनको फांसी तक भी पहुंचा दिया जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने पहले कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ ऐसी हरकतें की है। सद्दाम हुसैन उसका एक बहुत ही जीता जागता करंट एग्जाम्पल है, जो कि अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहता था और फांसी के तख्त तक वो पहुंच गया। तो मेरे साथियों, आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइएगा। ये एनालिसिस कैसा लगा? यदि आपको लगा है कि भाई आपके दोस्त ने, आपके भाई ने कुछ मेहनत की है, तो आशीर्वाद आपके कमेंट्स में दिख जाना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तेजी से बढ़ते जियोपॉलिटिकल परिवार का हमारा हौसला इससे बढ़ता है और आपके आशीर्वाद देख करके हमें कुछ नया और कुछ और डिटेल में जाने का, कुछ और एक्साइटिंग आपके लिए लाने का मन करता है। तो सहयोग की अपेक्षा रहेगी। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद। बाय बाय।